हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर कपिल जैन, आपका केमिस्ट्री गुरु। परमाणु संरचना के अगले लेक्चर में आज वापस आपके सामने हूं। जो पिछले लेक्चर में आपने देख लिया है उसमें मैंने डी ब्रोगली का जो द्वैत नेचर, द्वैत प्रवृत्ति का कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बताया था, जिसमें हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण सब क्या करते हैं, ड्यूअल नेचर शो कर सकते हैं अगर उनका मास नगण्य है। तो ऑब्वियसली उनका सभी का मास नगण्य है, इसलिए उनकी जो वेवलेंथ है, उनकी जो तरंग दैर्ध्य है उसको आसानी से मापा जा सकता है। वो बहुत अधिकतम तरंग दैर्ध्य, लंबी तरंग दैर्ध्य के साथ गमन करते हैं जब भी वो स्पेस में गमन करते हैं। तो हमने फॉर्मूला जो पढ़ा डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य में, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, या गतिज ऊर्जा की टर्म्स में हमने पढ़ा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी को, गतिज ऊर्जा को मैंने E इंटू वी भी लिखा। कैपिटल V का मतलब विभव है। दो प्लेट्स के मध्य अगर मैं V विभव को यहाँ पे डेवलप करके इलेक्ट्रॉन को उनके बीच में गमन करवाता हूं तो इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है उसका मान E इंटू वी होगा। और यह भी मैंने आपको बताया कि गोलाकार कोश में यदि इलेक्ट्रॉन तरंग के रूप में गमन कर रहा है तो सरकमफ्रेंस, जो परिधि है गोले की, गोलाकार कोश की, वो हमेशा n लैम्डा के बराबर होनी चाहिए डी ब्रोगली के सिद्धांत अनुसार। तो कुछ प्रॉब्लम्स इनसे संबंधित मैं आपको बताता हूं। देखिए जरा, मैंने लिखा है डी ब्रोगली ड्यूअल नेचर या कण की द्वैत प्रकृति, जो डी ब्रोगली सिद्धांत है पर आधारित प्रश्न। जैसे मैंने पहला जो प्रश्न यहां लिखा है, यदि एक बॉल का भार या द्रव्यमान, केमिस्ट्री में भार या द्रव्यमान कुछ भी बोल सकते हो आप, 0.1 किलोग्राम है तथा वो बॉल 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गमन कर रही है, तो इसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का मान बताओ। आपको यहां पे ऑप्शंस दे रखे हैं, तो मुझे क्या निकालना है, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। ये देखिए, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। तो जो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य है लैम्डा, मुझे उसका मान कैलकुलेट करना है बच्चों। और यहां जो दिया गया है, तो क्या दिया गया है, यहां पर आपको एक तो m का मान दिया गया है बॉल का 0.1 किलोग्राम, ये देखिए ये दे रखा है, और आपको जो बॉल की चाल है वो भी दे रखी है। तो सबसे पहले यही हमको इकट्ठा करना चाहिए कि क्या क्या चीजें दे रखी हैं। अब जो हम डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र जानते हैं, h अपॉन एम इंटू वी। ये देखिए, v के ऊपर मैं एरो हमेशा इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि ये सदिश राशि है, एक दिशा को बताती है ना। तो h ये पता है 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड बटे m का मान 0.1 किलोग्राम, और वेलोसिटी यहां पे हमको पता है 40 मीटर प्रति सेकंड। ये देखिए बच्चों, अब ऊपर जूल है, नीचे किलोग्राम और मीटर है। तो देखिए, ये हमेशा याद रखो कि 1 जो जूल होता है ना, वो किलोग्राम में इतना लिखा जाता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये देखो, तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं यहां पे जो लैम्डा है उसको ऐसे लिख लेता हूं, 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल की जगह किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय सेकंड। ये देखिए, डिवाइड बाय ये 0.1 किलोग्राम है ना, और इंटू 40 मीटर प्रति सेकंड। ये देखिए बच्चों, तो यहां पे सेकंड से सेकंड स्क्वायर कैंसिल, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल। तो अब यहां पे, और जो ये सेकंड है ये भी ऊपर जाएगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा पूरे सेकंड स्क्वायर से। इसका मतलब लैम्डा का मान 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 बटे 0.1 इंटू 40 और मीटर में रह जाएगा। ये देखिए, आपको सभी मीटर में ही दे रखे हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं, आपको जो रिजल्ट मिलता है, परिणाम जो इस प्रॉब्लम का है, 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 34 मीटर मिलेगा। ये एंगस्ट्रॉम में भी दिया हो सकता था, तो अभी तो मीटर में दे रखा है। इसका मतलब कौन सा आंसर सही है, ए आंसर सही है। ये देखिए बच्चों, समझ में आ गया। तो प्रॉपर यूनिट्स, मतलब ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो प्रॉपर यूनिट्स हैं उनका उपयोग होना जरूरी है। और ये हमेशा ध्यान रखिए कि जूल को हम किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर
लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगली प्रॉब्लम पर आ जाएं। तो अब देखते हैं आपसे प्रॉब्लम बन पाएंगी क्या। तो पहले तो ये लिख लीजिए सभी। देखिए बच्चों, जैसे यहां पे नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आपको दिया गया है उसको मुझे लगता है कि अब आप खुद बहुत आसानी से अटेंड कर सकते हो। एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, मतलब इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए जो माइक्रोस्कोप होता है, इलेक्ट्रॉन को उच्च चाल से छोड़ा जाता है। उस इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य का मान कैलकुलेट करिए जो 7 मेगामीटर प्रति सेकंड से गमन कर रहा है। और इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन का मास, भार या द्रव्यमान दिया गया है जो ऑलरेडी हमको पता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 28 ग्राम। ठीक है, क्या आप इस प्रॉब्लम को अटेंड करना चाहेंगे? ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो और सबसे पहले आप अपने आंसर को प्रेडिक्ट करो। हाँ बच्चों, देखें जरा क्या किया आपने। सबसे पहले जो यहां पर दिया गया है, आपको यहां इलेक्ट्रॉन की चाल दे रखी है, v दे रखा है, और यही बस इंपॉर्टेंट था यहां पे। ये आपको दे रखा है 7 मेगा मीटर प्रति सेकंड। तो ये मेगा मीटर क्या होता है? जैसे नैनोमीटर होता है 10 की घात -9, वैसे मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकंड। ये देखिए, है ना, 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड। तो ये v का मान है। और m का मान आपको पहले ही पता है 9.1 इंटू 10 की पावर। इसको किलोग्राम में लिख लेंगे तो बेटर होगा क्योंकि ऊपर जूल आएगा, जो किलोग्राम में भी आपको मैंने बताया था। और मुझे लैम्डा कैलकुलेट करनी है, तो हम जानते हैं लैम्डा का मान h/mv हो जाएगा। h 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, और डिवाइड बाय मास 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम, मल्टीप्लाई बाय जो वेलोसिटी है ये 7.0 इंटू 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकंड हो गई। ये देखिए बच्चों, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6.63 डिवाइड बाय 9.1 इंटू 7 और इंटू ये आ जाएगा 10 की घात -9 मीटर। ये देखिए, जब आप इसको सॉल्व करोगे अनुपात को तो ये 0.10 इंटू 10 की घात -9 मीटर आएगा, जिसको मैं लिख सकता हूं 1.0 इंटू 10 की घात -10 मीटर। ये देखिए, यही तो आपको निकालना था, तरंग दैर्ध्य इलेक्ट्रॉन की। तो आंसर कहां है? ये डी आंसर है। तो समझ में आ गया आपको कैसे करना है। चलिए अगली प्रॉब्लम को देखते हैं। ये लिख लीजिए सभी। हाँ बच्चों, तो अगली प्रॉब्लम के ऊपर आ गया हूं मैं। देखिए, यदि इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य उसके द्वारा प्रति सेकंड में तय की गई दूरी के बराबर है तो इलेक्ट्रॉन की चाल की गणना करो। ये देखिए, यहां हमको क्या दे रखा है, सबसे पहले तो इसको समझना जरूरी है। दिया गया है, क्या दिया गया है? जो इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य है, इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य ये है लैम्डा। ये किसके बराबर है? जो इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी है प्रति सेकंड, दूरी प्रति सेकंड। ये देखिए, और प्रति सेकंड में तय की गई दूरी ये तो चाल है बच्चों, जिसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। ये देखिए, अर्थात मुझे ये दे रखा है कि लैम्डा और चाल बराबर हैं, तो फिर मुझे कैलकुलेट क्या करना है? मुझे यहां पे v ही कैलकुलेट करना है, चाल ही कैलकुलेट करनी है। तो देखिए, हमारे पास जो संबंध है डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, और मैं यहां पे देख पा रहा हूं लैम्डा का मान v के पहले ही बराबर दे रखा है। तो ये v इज इक्वल टू h/mv, अथवा ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू h/m, अथवा ये हो जाएगा v इज इक्वल टू √h/m। ये देखिए, तो ये इलेक्ट्रॉन की वो चाल आ गई जिसके लिए इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य और चाल का मान क्या है? बराबर है। तो कहां है ये आंसर? ये आंसर ए है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रॉब्लम के ऊपर आ जाते हैं। इसको डिक्टेट कर लीजिए आप अपनी कॉपी के अंदर।
देखिए बच्चों, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा प्रॉब्लम है। एक कॉन्सेप्ट भी यहां से हमको सीखने को मिलता है। यदि E1, E2 तथा E3 क्रमशः इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण तथा प्रोटॉन की गतिज ऊर्जाएं हैं। E1, E2 और E3 इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण और प्रोटॉन की गतिज ऊर्जाएं हैं, जबकि सभी की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का मान समान है ना। तो इसको हम ऐसा कर लेते हैं, जब सभी की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का मान समान है तब सही संबंध क्या है। सही संबंध आपको यहां पे बताना है। E1, E2 और E3 में सही संबंध क्या है। तो देखिए, यहां जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हमको दिया गया है, दिया क्या गया है, यहां दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, अल्फा कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य और प्रोटॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य सब बराबर हैं। ठीक है। अब अगर ये बराबर हैं तो हम जानते हैं ये समीकरण लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा और तरंग दैर्ध्य में हम ये संबंध पढ़ के आए हैं। और लैम्डा सभी का समान है, मतलब हम इसको बोल सकते हैं कि स्थिरांक है, कांस्टेंट है ना, ये स्थिरांक है। तो अगर ये वैल्यू स्थिरांक है तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि कांस्टेंट बराबर h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी के है। अगर आप ये कांस्टेंट हटाओगे तो अनुक्रमानुपाती का साइन आता है, अर्थात मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये देखिए अनुक्रमानुपाती का साइन है ना, और h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, ये देखिए। अब मैं यहां पे क्या कर सकता हूं बच्चों, ये जो काइनेटिक एनर्जी है, अगर लैम्डा सबकी बराबर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए काइनेटिक एनर्जी यहां ऊपर आ जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर रूट ये व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ m के। h कांस्टेंट है और 2 कांस्टेंट है, अर्थात गतिज ऊर्जा उसकी ज्यादा होगी जिसका मास सबसे कम होगा। तो मैं यहां से एक निष्कर्ष ये निकाल सकता हूं, देखिए गतिज ऊर्जा उस कण की सबसे ज्यादा होगी जिसका m सबसे कम होगा। और ये कब रिलेशन बिल्कुल सही बैठेगा, आंसर है जब सभी कणों की लैम्डा समान होगी, कांस्टेंट होगी, स्थिरांक होगी। ये देखिए बच्चों, तो किसका मास सबसे कम है इनमें, आंसर है ये हम पहले ही पढ़ के आ रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम है, जो प्रोटॉन है उसका 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम है, और जो अल्फा कण है इसका कितना है 4 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27। ये देखिए, मतलब सबसे कम मास भार इलेक्ट्रॉन का है, सबसे कम मास, और सबसे ज्यादा किसका है, अल्फा कण का है, यहां पे सबसे ज्यादा अल्फा कण का। तो अब आपको आंसर समझ में आ रहा होगा, जिसका मास सबसे कम उसकी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा। ये नेचुरल भी है, समझ में भी आना चाहिए कि जो हल्की वस्तु है वो आसानी से गमन कर सकती है, गतिज ऊर्जा उसकी बहुत ज्यादा होगी, और जो भारी वस्तु है उसकी गतिज ऊर्जा कम होगी। तो इसलिए यह संबंध बहुत महत्वपूर्ण है, जब भी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का मान क्या होगा, समान होगा। तो इसलिए हम यहां पर क्या देख सकते हैं, E1 इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है, तो देखिए E1 सबसे ज्यादा, फिर प्रोटॉन का नंबर आएगा मतलब E3, और फिर अल्फा कण का नंबर आएगा E2। ये सही ऑर्डर होना चाहिए। तो कहां है ये ऑर्डर, E1, E3 फिर E2, ए आंसर सही है। ये देखिए
तो अच्छा क्वेश्चन था ना, ये समझ में आया सभी को। चलिए अगले प्रॉब्लम को देख लेते हैं। देखिए बच्चों, जो अगला प्रॉब्लम है ये एक्चुअली जो हमने बोहर का परमाणु मॉडल पढ़ा है उसमें जो हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोजन जैसे एक इलेक्ट्रॉन जो आयंस हैं उनके लिए जो मैंने आपको ऊर्जा का फॉर्मूला बताया था, उनसे रिलेटेड डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के ऊपर एक प्रॉब्लम है। देखिए, यदि हाइड्रोजन जैसे परमाणु में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा किसी उत्तेजित अवस्था में -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का मान बताओ। क्या यह वैल्यू कुछ जानी पहचानी लग रही है क्या? क्यों बच्चों? हां, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। देखिए, जो हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु के द्वितीय कोश अर्थात प्रथम उत्तेजित अवस्था मतलब n=2 के लिए जो ऊर्जा का मान है वो हमने -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम लिखा है। ये देखिए, तो मुझे सबसे पहले यहां पर पता चल गया कि n का मान 2 है। अब मुझे निकालना यहां पर क्या है? डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। इसके लिए मुझे चाहिए होगा v। ये देखिए, v चाहिए होगा बच्चों। तो v कैसे निकालेंगे? ये देखिए, हम जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन की चाल होती है हाइड्रोजन परमाणु में या हाइड्रोजन जैसे परमाणुओं में, वो हमने ये फॉर्मूला लिखा है 2.188 इंटू 10⁶ Z/n मीटर प्रति सेकेंड। ये देखिए, और क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु है तो Z तो 1 हो गया, तो 2.188 इंटू 10⁶ और डिवाइड बाय 2 मीटर प्रति सेकेंड। ये देखिए, Z 1 है और n का मान अभी हमने पता किया 2 है। अब हम यहां पर लिख सकते हैं जो लैम्डा है H/mv। ये देखिए बच्चों, तो H 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड और डिवाइड कर दोगे आप मास 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ये देखिए, और मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी 2.188 इंटू 10⁶ डिवाइड बाय 2 मीटर प्रति सेकेंड। ये देखिए, जूल को फिर वही किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर में लिख लोगे। तो यहां से जब तुम लैम्डा निकालोगे तुम देखोगे 6.6 इंटू 10⁻−10 मीटर आंसर आ जाएगा। ये देखिए, अरे समझ में आया क्या सभी को? तो ए आंसर सही होगा। तो मुझे लगता है कि इन सभी प्रॉब्लम से अब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है किस प्रकार की प्रॉब्लम्स आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ में देखने को मिल सकती हैं। अगली जो प्रॉब्लम मैं आपसे शेयर कर रहा हूं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले ये लिख लीजिए सभी स्टूडेंट्स अपनी कॉपी। देखिए बच्चों, अगली जो प्रॉब्लम है इसको समझिए जरा। एक गोल्फ बॉल जिसका भार 200 ग्राम है और जो 5 मीटर प्रति घंटे की चाल से गमन कर रही है, तो इस गोल्फ बॉल के साथ कितनी तरंग दैर्ध्य संलग्नित है? आपको ऑप्शंस दे रखे हैं मीटर के अंदर। इसमें जो महत्वपूर्ण है फिर वही यूनिट इंपॉर्टेंट है, यूनिट कन्वर्जन। आपको क्या क्या दे रखा है यहां पे? देखिए, आपको यहां पर दे रखा है वेलोसिटी, चाल 5 मीटर प्रति आर घंटा, और जो 1 आवर होता है 1 आवर है ना, इसको अगर तुम सेकंड में परिवर्तित करोगे तो 60 इंटू 60 करोगे, ये सेकंड में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, एक घंटे में इतने सेकंड होते हैं, तो ये यहां पर इंपॉर्टेंट था। तो 5 मीटर प्रति ये हो जाएगा 3600 सेकंड। ये देखिए, अगर आप आवर को आवर में ही रहने देते है ना, यहां पे घंटे को घंटे में ही रहने देते तो फिर प्रॉब्लम गड़बड़ हो जाती। ठीक है बच्चों, और जो भार है गोल्फ बॉल का 200 ग्राम, इसको भी बेटर होगा किलोग्राम में परिवर्तित कर लीजिए। तो ये 10⁻³ से गुणा करना पड़ेगा। क्यों? 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है। ये देखिए बच्चों, ठीक, तो इसलिए अब मैं यहां पे क्या निकाल सकता हूं? गोल्फ बॉल की
तरंग दैर्ध्य है। ये देखिए, गोल्फ बॉल ऑब्वियसली कोई विकिरण तो है नहीं, तो इसलिए मैं सीधे सीधे इसकी तरंग दैर्ध्य जो प्लांक का क्वांटम समीकरण है उससे तो नहीं निकाल सकता था, E = sc/λ। तो गोल्फ बॉल, टेनिस बॉल, लेदर बॉल है ना, या छोटे छोटे जो अणु हैं, उन सबके लिए हम डी ब्रोगली का ही सिद्धांत यूज करते हैं। तो देखिए λ = h/mv। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं लैम्डा का मान ये 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड है, और डिवाइड बाय जो मास है वो यहां पे 200 इंटू 10⁻³ किलोग्राम है, और मल्टीप्लाई बाय ये है 5 मीटर डिवाइड बाय 3600 सेकेंड। ये देखिए बच्चों, इसको सॉल्व करना है आपको बच्चों। तो ऊपर जूल है और नीचे किलोग्राम है, तो फिर वही आप जूल को यहां पे किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जब तुम लैम्डा सॉल्व करोगे तो ये 10⁻³ मीटर मल्टीप्लाई बाय कुछ वैल्यू आएगी, और अभी सिर्फ आपसे ये पूछा गया 10 की पावर क्या है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे पूरा और आप देखेंगे कि 10 की पावर -30 मीटर में आंसर आएगा। क्लियर है क्या सभी बच्चों को? तो इसलिए यहां पे सी आंसर सही है बच्चों। ठीक है, अगली प्रॉब्लम को देख लेते हैं। चलिए, हाँ बच्चों देखिए, अगली जो प्रॉब्लम है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, और आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था ना कि डी ब्रोगली सिद्धांत के अनुसार अगर मैं बोहर का क्वांटीकरण सिद्धांत निकाल सकता हूं, तो हमने इसके लिए एक रिलेशन लिखा था 2πr = n λ। तो उसका उपयोग करने के लिए एक प्रॉब्लम मैं आपको अटेंड करके बताता हूं। यदि हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोहर कोश की त्रिज्या का मान x है, तो थर्ड बोहर कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का मान बताओ। ये देखो, आपको हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोहर कोश की त्रिज्या दे रखी है। तो दिया गया है हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कोश में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या। तो ये जो इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या है, ये इसको मैं R1 लिख देता हूं और इसका मान x है। अब आपको निकालना क्या है, यदि ये मान लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन थर्ड बोहर कोश में है, तो फिर डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या होगी। तो सबसे पहले फिर मुझे क्या करना चाहिए, जो R1 का मान पता है इससे मुझे तृतीय कोश की त्रिज्या निकाल लेनी चाहिए। तृतीय कोश की त्रिज्या, तो देखिए हम ये जानते हैं R1 0.529, जो प्रथम कोश है n का मान 1 है, हाइड्रोजन परमाणु Z का मान 1 है। ये देखो बच्चों, तो 0.529 मल्टीप्लाई बाय n²/z एंगस्ट्रॉम, यही फॉर्मूला होता है। तो प्रथम कोश अर्थात 0.529 एंगस्ट्रॉम हो गया। ठीक है, इसका मान आपको कितना दे रखा है, x दे रखा है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं तब जो तृतीय कोश है, तृतीय कोश, इसका मतलब n का मान 3, z का मान तो एक ही है हाइड्रोजन परमाणु, तो R3 का मान कितना हो जाएगा 0.529 मल्टीप्लाई बाय n², तो 3 का स्क्वायर बटे 1 एंगस्ट्रॉम। तो इसका मतलब ये आ गया 0.529 मल्टीप्लाई बाय 9 एंगस्ट्रॉम, और 0.529 किसके बराबर दे रखा है बच्चों, x के बराबर। तो देखिए मैं R3 का मान क्या लिख सकता हूं, 0 गुणा है x के। ये देखिए R3 आ गया बच्चों। समझ में आ गया सभी को कि हमको दिया गया था पहले कोश की त्रिज्या, और निकालनी क्या है, इलेक्ट्रॉन जो तीसरे कोश में है उसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य है। तो इसलिए मुझे पहले तीसरे कोश की त्रिज्या निकालनी पड़ गई, R3 निकालनी पड़ गई, तो वो मैंने निकाल लिया 9x। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जो 2πr है वो n लैम्डा के बराबर होता है डी ब्रोगली अनुसार। ठीक है बच्चों, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं, अतः जो 2π है, r यहां पे R3 हो गया क्योंकि तीसरा कोश है,
n का मान 3 हो गया और मुझे डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य निकालनी है, तो मैं यहां पे 2 पाई r3 की जगह क्या लिख सकता हूं 9x डिवाइड बाय 3, ये आ गया लैम्डा। ये देखिए, तो इसको जब आप सॉल्व करते हो तो लैम्डा का मान आ जाता है 6 पाई x। क्या है ये आंसर है तीसरे कोश में, तृतीय कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य। ये देखिए बच्चों, समझ में आया सभी को? तो इसलिए कहां पर है ये आंसर, ये बी आंसर है। तो ये एक अच्छा प्रॉब्लम था, इट इज गुड प्रॉब्लम। तो मुझे लगता है बच्चों, जो डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य और उनसे संबंधित कॉन्सेप्ट्स थे, फॉर्मूलाज थे, उनसे संबंधित आपको मैंने इस लेक्चर में प्रॉब्लम्स बता दी हैं। तो अब अगर डी ब्रोगली से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है तो आप उसको आसानी से बना पाएंगे। अच्छा, हमने ये भी फॉर्मूला डिस्कस किया था कि लैम्डा ये 12.2 बटे रूट कैपिटल वी होता है। वी का मतलब विभव है, ये बताया था नहीं बताया था, है ना? तो आपको विभव और डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य, इनसे भी आपसे प्रॉब्लम पूछी जा सकती है, इनके बीच में भी आपस में संबंध कैलकुलेट करने के लिए एग्जामिनर बोल सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो अगला जो लेक्चर आप देखने जा रहे हैं, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत और उसके ऊपर आधारित कुछ प्रश्न हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये सभी कॉन्सेप्ट, सभी प्रॉब्लम्स सभी बच्चों को क्लियर हो गए? तो यार, अगर आपको ये इतने सारे जो वीडियोस दिए जा रहे हैं अगर पसंद आ रहे हैं तो यार कुछ अच्छे अच्छे कमेंट्स करना तो बनता है। तो अपने अच्छे अच्छे कमेंट से हमको भी थोड़ी सी एनर्जी दीजिए, हमारे सारे वीडियोस को लाइक करिए, है ना? तो हमको भी मजा आएगा कि हम आपको और अच्छी अच्छी चीजें बता पाए। तो मुझे लग रहा है कि जितने भी लेक्चर्स मोमेंटम की तरफ से आपको दिए जा रहे हैं, केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स में, बायोलॉजी के अंदर, आपको बहुत मजा आ रहा है और आपको एक एक कॉन्सेप्ट जो पहले बहुत खराब थे अब धीरे धीरे और अच्छे होते जा रहे हैं, बढ़िया होते जा रहे हैं, और आपका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा होता जा रहा है इन टॉपिक्स के अंदर कि आप आगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बढ़िया करेंगे। क्यों बच्चों, सही बोल रहा हूं ना मैं? तो चलिए अगले लेक्चर के लिए तैयार रहिएगा, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। थैंक यू।